हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें फिजिक्स का 6वां सेट चल रहा है और आज के लेक्चर में सेट नंबर 6 को कंप्लीट कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द सेट नंबर 7 लगवाया जाएगा और केमिस्ट्री का सेट नंबर 6वां कराएंगे। क्लियर? तो जैसा कि हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और क्वेश्चंस नंबर हमने पढ़ लिए थे, यहाँ पर 7 तक पढ़ लिए थे और इसके बाद जो अगला क्वेश्चंस है वह क्वेश्चंस हमारा 7 का अथवा क्वेश्चंस है। कौन सा प्रश्न है? 7 का अथवा प्रश्न है। और क्या बोल रहा है? खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित के आधार पर करनी है। देखो, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित के आधार पे करनी है। पहला करना है अवयव के आधार पे, दूसरी तुलना करनी है आवर्धन क्षमता के आधार पे। देखो, सबसे पहले अवदृश्यक लेंस में जो यहां पर अवदृश्यक लेंस कौन सा होगा? जो वस्तु की ओर रखा होगा, जो वस्तु की ओर लेंस रखा होता है वह अवदृश्यक लेंस होता है और जो आंख की ओर लेंस होता है उसे नेत्र का लेंस कहेंगे। यह क्या होगा? यह वड़े द्वारक, खगोलीय दूरदर्शी में वड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। अवदृश्यक लेंस का होगा यहां पर जो बड़े द्वारक वह अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होगा अवदृश्यक लेंस के स्थान पर अवदृश्यक में। और यहां पर क्या होगा? कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। यानी अवदृश्यक में, खगोलीय दूरदर्शी में अवदृश्यक लेंस होता है वह अधिक फोकस दूरी वह बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा हुआ। कहां पर? अवदृश्यक में। लेकिन नेत्रिका में अधिक, यहां पर बेटा नेत्रिका में क्या होगा? यहां पर होगा कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। नेत्रिका जिस ओर आंख होती है, आंख की ओर छोटे व कम फोकस दूरी का क्या होता है? लेंस लगा होता है। किसके अंदर? खगोलीय दूरदर्शी में। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्र का लेंस लगा होता है वह कैसा होता है? अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। नेत्रिका पर कौन सा लगा होगा? बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का। क्लियर? दूसरा आवर्धन क्षमता। दूसरा अवयव कौन सा है? दूसरा पॉइंट है आवर्धन क्षमता बतानी है। आवर्धन क्षमता, तो यहां पर खगोलीय दूरदर्शी की अंतिम आवर्धन क्षमता क्या होगी?
फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस के FO अपॉन FE। अंतिम आवर्धन क्षमता क्या होती है? माइनस के FO अपॉन FE। और जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अंतिम आवर्धन क्षमता क्या होती है? वह होती है m बराबर माइनस के VO अपॉन UO D अपॉन FE। ये किसकी होती है? यह आवर्धन क्षमता होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अंतिम आवर्धन क्षमता। क्लियर? इसके बाद बेटा यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछा गया है। वह क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि उपर्युक्त में से किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तो पहले इतना नोट करेंगे ताकि बाद तब सेकंड स्टेप बता रहे हैं। देखेंगे बेटा इसका प्रश्न क्या है। देखो, खगोलीय दूरदर्शी में आप क्या करोगे? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखोगे, जबकि सूक्ष्मदर्शी में बहुत ही निकट स्थित वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता है। अतः इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे खगोलीय दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी में निकट स्थित वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता है। अतः इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न हमने आप लोगों को करा दिया है। किस सेट के अंदर कराया हुआ है? यह सेट नंबर दूसरे में आप जाएंगे और दूसरे सेट में प्रश्न नंबर आपका 8वां है और वहां पर हमने इस प्रश्न को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। क्लियर? तो आप लोग वहां पर वीडियो में जाकर सेट नंबर दूसरे में प्रश्न नंबर 8वां चेक करिए। यही प्रश्न है आपका। क्लियर? नोट करेंगे, इसके बाद आगे प्रश्न करा रहे हैं। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 8 का अथवा प्रश्न है। और यदि आपको 8वां प्रश्न न समझ में आया, पहले तो पढ़ा दिया है कुछ सेट नंबर 2 के अंदर, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के अथवा की ओर। और 8 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिए। यानी ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए पहले निकालनी है वंदन ऊर्जा। यानी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए पहले क्या निकालनी है? वंदन ऊर्जा। और वंदन ऊर्जा बराबर हो जाएगा परमाणु की जो ऊर्जा स्तर है इसके, माइनस के परमाणु के जो ऊर्जा स्तर दे रखा है उसके बराबर होगा
माइनस और ऊर्जा स्तर कितना दे रखा है, 3.-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आयनन विभव। ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन का आयनन विभव बताना है। क्या बताना है, आयनन विभव। तो आयनन विभव अंतिम यानी ई अनंत माइनस के E2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। तो ई अनंत का वैल्यू अनंत होगा माइनस E2 का वैल्यू, यहाँ पर ऊर्जा स्तर जो हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा स्तर है वह कितना है, माइनस के 3.4। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर का मान दे रखा है E2 बराबर माइनस के 3.4 माइनस माइनस प्लस अर्थात जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा वह कितना निकलेगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तीसरा, ऊर्जा स्तर की संख्या। ऊर्जा स्तर की संख्या निकालनी है और इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस के 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संख्या बतानी है। ऊर्जा स्तर आपको दे रखा है, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर दे रखा है माइनस के 3.4 बराबर माइनस के 13.6 बट्टे n स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पर n स्क्वायर को इसकी जगह ले जाओ और इधर इसको ले जाइए। तो n स्क्वायर बराबर 13.6 बट्टे 3.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल और 4 6 24, 3 चौक 12 यानी 4 बार जाएगा। कितने बार कटेगा ये, 4 बार। यानी यहाँ से निकलेगा कि n स्क्वायर बराबर कितना, 4। स्क्वायर हटा हुए अंडर रूट आ जाएगा और 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का। यानी n बराबर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तीसरे स्टेप में कितना निकलेगा, n बराबर 2। क्लियर। उसके बाद चौथा स्टेप पूछा गया है। चौथा है कोणीय संवेग। क्या पूछा है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होगा NH/2π। अब n कितना निकाला आपने, n बराबर 2। h प्लांक नियतांक है तो 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 बट्टे 2। पाई का वैल्यू 22/7। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से 7 को ऊपर भेज देंगे तो 6.6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 और बट्टे में कौन होगा, 22। तो यहाँ से करना क्या है, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। 22 दिए 66 और 22 दाएं 220। तो यहाँ से कोणीय संवेग MBR बराबर हो जाएगा 7 या 21 बट्टे 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। 10 का भाग करेंगे 21 के अंदर तो यहाँ चला जाएगा 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्लियर। इसके बाद पांचवा स्टेप पूछा है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर होगी उसकी ऊर्जा स्तर के। तो माइनस ई के, तो माइनस ई कितना है, 3.4। क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8 का, अथवा नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। कारण, परिमाण और दिशा। 3। सबसे पहले हम समझेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। क्या है चुंबकीय फ्लक्स, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लिखेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के
अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय वल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है वेक्टर v डॉट वेक्टर a, डॉट हटाएंगे कॉस आ जाएगा तो b डॉट a कॉस थीटा। दो वेक्टरों का जो डॉट सदिश गुणन होता है वह होता है बी ए कॉस थीटा। क्रॉस के लिए क्या आ जाएगा साइन। अब आपसे पूछा है चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसके पहला कारक क्या होगा, नंबर 1 पहला किस पे निर्भर करेगा, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। दूसरा क्षेत्रफल सदिश पर निर्भर करेगा। तो पहला नंबर 1 किन पे निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र B पर। दूसरा निर्भर करेगा क्षेत्रफल सदिश A पर। तीसरा जो निर्भर करेगा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच में जो कोण होगा उस कोण पर, दोनों बीच में कोण पर निर्भर करेगा। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच बने कोण। क्लियर। तो यहां पर ध्यान रखना कौन कौन था, चुंबकीय क्षेत्र बी, क्षेत्रफल ए और यहाँ थीटा है, तो इन दोनों के बीच जो बना एंगल होगा, जो कोण बनेगा उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद फिर हमसे पूछा प्रेरित विद्युत वाहक बल का निम्नलिखित आधार। पहला पूछा है कारण, तो इसका जवाब देंगे, इसका कारण मिलेगा हमें फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे के प्रथम नियम में कारण स्पष्ट है। प्रथम नियम में कारण क्या स्पष्ट है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या बताया, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाएगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कारण लिखेंगे, कारण है जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। कार्ड इसका ये है, क्या कार्ड है कि जब हम बेटा क्या करेंगे, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। नोट करेंगे, इसके बाद आगे स्टेप करा रहे हैं। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कारण। कारण क्या है? वो सॉरी परिमाण। दूसरा पॉइंट क्या है? परिमाण। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है वह परिमाण को, प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को दर्शाता है। फैराडे का द्वितीय नियम किसको दर्शा रहा है? फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को दर्शाता है। तो लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को दर्शाता है। अर्थात क्या है द्वितीय नियम? किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात E समानुपाती होगा फ्लक्स, यानी फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई, इसकी दर यानी T के कैसा हो जाएगा? समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट बराबर किसको ले आए हम यहाँ पर? कांस्टेंट यहाँ पर हमारा समानुपाती का चिन्ह कांस्टेंट हम यहाँ पर ले आए K, उसके बाद डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, और यहाँ चिन्ह किसका होगा? माइनस। माइनस इसलिए लिया है कि जो विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। अच्छा, सभी पद्धतियों में K बराबर कितना पाया गया? 1। तो E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। अगर कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के N। E बराबर हो जाएगा माइनस के N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। क्लियर? तो यहाँ पर दूसरा नियम किस पर आधारित है? इसके परिमाण को बताता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा मैं इधर कर दे रहा हूं। तीसरा पार्ट, दिशा। दिशा किसको दर्शाएगी? तो दिशा को हम बेटा किससे निकाल लेंगे? लेंज के नियम से। इसमें कौन सा लग जाएगा? लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण यह क्या हुआ है? स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक है। तो लिखेंगे, दिशा में लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, नोट करिए। इसके बाद बेटा इस सेट का अंतिम प्रश्न और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 9वां का। अथवा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करेगा? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर।
एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्त है। तो देखो, आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह 100% होती है। और इसमें पूछा गया है पहले चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। तो ये पहले बेटा रहा चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। क्या है? जब प्राथमिक कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स पूर्णतः द्वितीय कुंडली के साथ बद्ध नहीं रहता है, मतलब इससे जुड़ा नहीं रहता है, तो प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली के बीच जो अन्योन्य प्रेरण का मान है वह m बराबर के अंडर रूट में L1 इंटू L2 होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के लिए युग्मन गुणांक, यानी ये वाला के युग्मन गुणांक को एक करने का प्रयास किया जाता है, अन्यथा इस क्षरण से विद्युत शक्ति क्षय जारी रहेगी। क्लियर? दूसरा और तीसरा पार्ट एक ही है। जो आदर्श ट्रांसफार्मर है, इनके बीच जो कुंडलियां होती हैं, इसमें क्या है, जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कैसा होता है? नगण्य होता है, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की क्षय नहीं होती है। इसलिए प्राथमिक कुंडली में लगाए गए जो विद्युत विभवांतर है उसका मान कुंडली के विद्युत वाहक बल के कैसा होगा? बराबर होगा। प्राथमिक कुंडली के विद्युत वाहक बल के कैसा होगा? बराबर। यानी प्राथमिक कुंडली में आप विद्युत वाहक बल लगा रहे हो, उस विभवांतर लगा रहे हो, उसका मान विद्युत वाहक बल के बराबर रहेगा। यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ खुला हो, खुला कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध अत्यधिक हो, और उसका प्रतिरोध भी कैसा हो? अत्यधिक हो, तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह विद्युत विभवांतर के कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। अर्थात Vs अपॉन Vp बराबर होगा Es अपॉन EP के। यानी सेकेंडरी कुंडली का विद्युत वाहक बल सेकेंडरी विभवांतर के बराबर होगा। प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में जो विभवांतर है उसके बराबर होगा। अर्थात ES बराबर होगा प्राथमिक ई सेकेंडरी बराबर होगी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बट्टे ई प्राइमरी बराबर होगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के। बराबर किसके होगा? परिणमन अनुपात के। ठीक है। उसके बाद शक्ति क्षय। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशी शक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात द्वितीय कुंडली में जो शक्ति होगी वह बराबर होगी प्राथमिक कुंडली में शक्ति के। और B बराबर होता है, P बराबर होता है B इंटू में I। P प्राइमरी यानी द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर होगी द्वितीय कुंडली का विभवांतर इंटू में द्वितीय कुंडली में धारा बराबर PS। और PS का मतलब प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति होगी वह बराबर होगी प्राथमिक कुंडली में विभवांतर इंटू में प्राथमिक कुंडली धारा के। क्लियर? और ये बराबर हो जाएगा परिणमन अनुपात के। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेट 6 कंप्लीट होता हुआ। उम्मीद है कि आप लोग हमें लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि हमारे बेटा बहुत ही जल्द 2024 के सेट कंप्लीट होने वाले हैं। बस फिजिक्स का एक सेट बचा हुआ है 2024 के अंदर, और अगले लेक्चर में हम केमिस्ट्री को लेकर आएंगे और बहुत ही जल्द केमिस्ट्री भी कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए, तो जनवरी तक उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को इस तरीके से बेटा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए कि आपके 70 में से 68 69 तक नंबर आसानी से आ सके। बस आप लोग मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहोगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से 60 प्लस नंबर तो बहुत आसानी से ले आओगे 70 में से। क्लियर? तो अब हम अपनी क्लास को यही ब्रेक करते हैं। बस आप लोगों का लगातार सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद। अपनी क्लास यही ब्रेक कर रहे हैं।